दोस्तों, दहेज सिर्फ एक लक्षण है, जड़ में समस्या है संपत्ति के अधिकार में असमानता। भारत में कानून कहता है कि बेटी और बेटे दोनों जो है संपत्ति के समान अधिकारी हैं, हिंदू एक्ट 1956 के तहत। लेकिन व्यवहार में होता क्या है कि बेटी को शादी के समय दहेज देकर संपत्ति से अलग कर दिया जाता है। बेटा पूरी या लगभग ज्यादातर संपत्ति का वारिस बन जाता है। बाद में उसी दहेज को एहसान बनाकर लड़की पर गिल्ट भी डाल दिया जाता है कि देखो तुम्हारी वजह से कितना परेशान हो रहा है, तुमको दहेज देना पड़ रहा है ना। और मान लिया गया कि लड़की पराया धन है, ऐसा भी ये लोग मानते हैं। और असली समाधान बहुत साफ है, लेकिन आसान नहीं है। बेटियों को उनका कानूनी और नैतिक अधिकार दिया जाए, संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, दहेज को सम्मान नहीं अधिकार की चोरी समझा जाए। अगर एक बेटी को उसके पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल जाए तो वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। तब शादी कोई सौदा नहीं होगी, तब दहेज एक जरूरत नहीं बल्कि एक बेमानी परंपरा बन जाएगी और किसी कानून की जरूरत नहीं होगी। ये जो दहेज विरोधी कानून वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी। और जब तक ये नहीं होता है तब तक कितने भी कानून बन जाए ये चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि उनका हक है, जो उनका हक है वो आप नहीं दे पा रहे हैं, उस हक से कम ही दे रहे हैं, तो वो चीजें चलती रहेंगी। क्योंकि भारत में दहेज को लेकर बहुत बातें होती है, कानून बनते हैं, अभियान चलते हैं और नारों की तो भरमार है, लेकिन शायद ही कोई उस जड़ तक पहुंचता है जहां से ये समस्या जन्म लेती है। असल सवाल यह है कि अब एक पिता के पास 2 करोड़ की संपत्ति होती है तो बेटी को उसका आधा हिस्सा क्यों नहीं मिलता है? क्यों उसकी शादी के नाम पर 10-15 लाख देकर उसे हमेशा के लिए संपत्ति से अलग कर दिया जाता है? ये सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक ऐसी सोच है जो बेटी को हकदार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और बोझ मानती है। शादी के समय दिया गया पैसा दहेज कहलाता है, लेकिन सच ये है कि वो अक्सर बेटी के हिस्से की संपत्ति का बहुत छोटा और असमान हिस्सा होता है। इसके बाद वही पैसा एहसान बन जाता है। हमने तुम्हारी शादी में इतना खर्च किया, और यहीं से शुरू होता है एक अदृश्य बोझ, अपराध बोध का बोझ, जिसे बेटी जीवन भर ढोती है।